हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम एक ऐसी लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसने भारत की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को बदल के रख दिया और इसके बाद जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम चेंजेस देखते हैं उनको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के सामने टेस्ट करके देखा जाता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन कहाँ से आई है और केशव नंदा भारती केस में मसला क्या था, इशू क्या था, आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले केस के बैकग्राउंड की तरफ नजर घुमाते हैं। 1963 के अंदर केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट नाम का एक कानून आया था। केरला की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था, जिसे 1969 में अमेंड कर दिया गया था और भी ज्यादा सशक्त बना दिया गया था, स्ट्रेंथन कर दिया गया था। कोई भी लैंड रिफॉर्म एक्ट जब भी स्टेट गवर्नमेंट पास कर रही थी उस समय में उसका पर्पस ये था कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा है उनसे वो प्रॉपर्टी अक्वायर कर ली जाती थी और उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की जाती थी उन लोगों के पास जो लैंडलेस थे, जिनके पास जमीन नहीं है। और ये जो है ये सारा कुछ लैंड रिफॉर्म्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता था। अब केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ने क्या किया, गवर्नमेंट को यह पावर दे दी कि गवर्नमेंट इसी तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी को अक्वायर कर सकता था। इसी एक्ट का इस्तेमाल करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने कसरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर एदनीर मठ की प्रॉपर्टी जो है कुछ अक्वायर कर ली, कुछ जमीन अक्वायर कर ली। अब एदनीर मठ के जो चीफ सेज थे, यानी कि जो मुख्य वहां पे संत थे जिनका नाम केशव नंदा भारती जी था, उन्होंने एक रेड पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 332 का इस्तेमाल करके। आर्टिकल 32 का इस्तेमाल तब होता है दोस्तों जब आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है। अब चाहे वो स्टेट यानी कि गवर्नमेंट ने किया हो या किसी और बंदे ने किया हो, आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन होती है तो आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और ये कह सकते हो कि वो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करें। यहां पे केशव नंदा भारती जी ने कहा कि मेरे ये वाले फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आर्टिकल 25 और 26 के अंडर क्या होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो ये फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। 19(1)(f) और आर्टिकल 31 इनके अंडर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो जिस समय की हम बात कर रहे हैं वहां पे राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, यानी कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी अक्वायर कर रहे हो और उसको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दे रहे हो, इसका यह मतलब होता था कि आप राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहे हो। तो इन राइट्स के, इन अधिकारों के चलते चैलेंज किया गया इस एक्ट को और इस एक्ट को डाला गया था एक्चुअली 9th शेड्यूल के अंदर, जिसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल इस चीज को अपने याद रखना है बस कि 9th शेड्यूल के अंदर इस एक्ट को डाला गया था। अब इस बैकग्राउंड के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें थोड़ी सी कंटेक्स्ट चाहिए इस केस को समझने के लिए। 1967 में गोलकनाथ केस, ये एक ऐसा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 11 जज की बेंच बैठी थी और उसने ये कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको कभी भी अमेंड नहीं किया जा सकता। They can never be amended even if you are using the Constitutional Amendment Act under Article 368। हमें पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो संविधान को बदल सके, लेकिन गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्लियामेंट 368 का इस्तेमाल करके फंडामेंटल राइट्स को बदल ही नहीं सकता। फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसैंक्ट है, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो भी एक्ट आर्टिकल 368 के अंडर पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, जिसे हम आम भाषा में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझते हैं, आम भाषा में जिसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वो आर्टिकल 13 के अंडर कानून की डेफिनेशन में आता है, यानी कि लॉ की डेफिनेशन में आता है। अब आप कहेंगे आर्टिकल 13 क्या होता है? आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट्स का वो आर्टिकल है जो जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू की पावर देता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी कानून, कोई भी लॉ, जो मैंने लॉ लिखा है, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ पाया गया तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा देगी। ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट होता है। अब आर्टिकल 13 के अंदर अगर लॉ की डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाएगा। और वायलेट करने का मतलब कि अगर बदलता है फंडामेंटल राइट्स को तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया जाएगा। दैट मीन्स नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन चेंज फंडामेंटल राइट्स। ये गोलकनाथ केस के अंदर कह दिया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
अब यहां से सरकार बैकफुट पे आ गई, क्योंकि सरकार चाहती थी कि हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करें ताकि हम अपने सोशल प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकें। सोशल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है ताकि हम इक्वालिटी को एनफोर्स कर सके, इक्वल वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, इक्वल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, इक्वल लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। वो चीज तभी हो सकती थी अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी इसको वायलेट किया जाता। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स सरकार के खिलाफ एक वेपन की तरह काम कर रही थी। 1969 में सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई जिसका नाम था आरसी कूपर केस, और इस केस को बैंक नेशनलाइजेशन भी बोला जाता है। बेसिकली 1969 और 70 के बीच में जो जजमेंट आई थी उसने ये कहा कि सरकार ने जो बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लेके आया है, यानी प्राइवेट बैंक्स को सरकारी बैंक बनाया है, उसे भी इनवैलिडेट कर दिया गया। एंड दैट वाज आल्सो सेड टू बी अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स। साथ ही साथ 1970 में माधवराव सिंधिया केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जिसके थ्रू आपने प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश किया है उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया गया। प्रिवी पर्सेस क्या होते थे? जब हमने रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को हमारी कंट्री के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी कि हमने साइन करवाया था कि आप इंडिया को ज्वाइन करोगे, तो उनको कुछ वादा किया था कि आपको कुछ सालों तक हम अपने जेब में से खर्चा देंगे, जिसका नाम होता था प्रिवी पर्स। ठीक है, जिस फंड में वो पैसा जाता था वो प्रिवी पर्स होता था। इस प्रिवी पर्स को इंदिरा गांधी सरकार ने अबॉलिश करने की कोशिश की और 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। तो जुडिशरी और गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज्यादा तानातानी, खिंचाव, तनाव चलता जा रहा है। इसी के साथ साथ 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे भी नजर डाल दें। 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972, इसने क्या किया? जो केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट था उसे 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। दोस्तों, अगर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के ऊपर, तो वहां पे क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन में एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। इस 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो उसे डाल दिया जाता था, है ना। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उसे 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता था। ये एक लिस्ट की तरह है। जब इस 9th शेड्यूल के अंदर किसी कानून को डाल दिया जाता था, 9th शेड्यूल के ऊपर हेडिंग में यह लिखा है कि कोई भी जो कानून इस शेड्यूल के अंदर है उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, मतलब उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। तो इसी वजह से केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को भी 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। अब जब इस तरीके की जो हमारी जजमेंट्स आ रही है 1967 से लेके आगे, तो हम देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स दैट आर हैपनिंग दे विल बी इन रिस्पॉन्स टू द जजमेंट्स। तो सबसे पहले तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 से पार्लियामेंट ने क्या कहा? अब क्योंकि पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था गोलकनाथ ने कि आप चेंज ही नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पे पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट से दो चीजें की। सबसे पहली चीज कि उसने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। दिस वाज एडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान में ही ऐड कर दिया गया। और दूसरा, उसने कंपलसरी कर दिया कि प्रेसिडेंट किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे साइन करने से मना नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब कि पावर दोबारा पार्लियामेंट के पास आ जाए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को निगेट करते हुए, ऐसे कदम सरकार ने यहां पे उठाए या पार्लियामेंट ने उठाए। साथ ही साथ 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या कहा? सबसे पहले तो उसने कहा कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को मैं और भी ज्यादा कर्टेल करता हूं। सो उसने कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स ऐड कर दी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 31 के अंदर, जिससे फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी भी और ज्यादा लोगों का रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो गया कि हम आपको कंपनसेशन नहीं देंगे, हम आपको अमाउंट नहीं देंगे आपकी प्रॉपर्टी का, हम कुछ एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे और वो कंपनसेशन हम ही डिसाइड करेंगे कितना होगा। और दूसरी चीज, एनी लॉ मेड टू गिव इफेक्ट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अंडर 39B cannot be challenged on the ground of violation of article 14, 19, 31। कहने का मतलब आर्टिकल 39B और 39C के अंदर जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, जिसमें मिनिमाइजेशन, जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हुई है कि यू शुड एंश्योर दैट देयर इज नो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए अगर कोई कानून लाया जाता है तो उनको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 31 इनके अंदर जो है चैलेंज नहीं किया जाएगा। सो दैट मीन्स दे हैव टोल्ड कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए कोई भी कानून बनाओ और उसे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ चैलेंज नहीं किया जाएगा। इसमें एक और लाइन जो है उन्होंने ऐड की थी, जिसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा कि उस लाइन को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की उस लाइन को सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या रखे गए? आर्ग्यूमेंट ये रखे गए कि
सबसे पहले पिटिशनर्स यानी कि जो केशव नंदा भारती जी की तरफ से पिटिशनर्स थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर बेसिकली लिमिटेड होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए। और 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो ये आर्टिकल 31C ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन सा है, दिस वन वाज एडेड, दिस वन इज आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो आर्टिकल 31C ऐड किया गया है संविधान में, ये हमारी राइट टू प्रॉपर्टी या फ्रीडम दोबारा छीन रहा है, हमसे ले जा रहा है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जबकि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। संविधान बनाने वालों ने ऐसा नहीं सोचा था और वो चाहते थे कि 19(1)(f) के अंडर जो उनके पास फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी है उससे उन्हें प्रोटेक्शन मिले। उन्होंने ये भी कहा कि 1964 में एक जजमेंट थी सज्जन सिंह केस में, तो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी इन द केस ऑफ सज्जन सिंह केस नाम का एक केस था, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट थी। वहां पे जस्टिस मधोलकर साहब ने एक चीज बोली थी और उन्होंने कहा था बेसिक फीचर्स। ऑल्दो ये जो जज थे इनकी जजमेंट डिसेंटिंग जजमेंट थी। व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंटिंग जजमेंट? मान लीजिए जजमेंट आती है, एक बेंच है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें 5 जजेस बैठे हैं। इस बेंच में से 4 लोग अगर कोई जजमेंट देते हैं, यस या नो की बात हो रही है अगर, तो यस कहते हैं, और एक बंदा नो कहता है, तो जो नो कह रहा होता है उसकी जजमेंट तो मानी नहीं जाती, बिकॉज मेजॉरिटी विंस। 4 जजेस ने जो कहा वही फैसला है। जो एक जज होता है जिसने नो कहा होता है उसकी डिसेंटिंग जजमेंट होती है, उसे कहा जाता है डिसेंटिंग जजमेंट। अब यहां पे जस्टिस मधोलकर साहब ने अपनी डिसेंटिंग जजमेंट में एक बात कही थी, और ये कि बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का मानना नहीं है, ये उन जज का अपनी जजमेंट में उन्होंने लिख दिया था। अब इन्होंने कहा कि ये जो जज साहब ने कहा है, मधोलकर साहब ने, बिल्कुल सही है, कुछ बेसिक फीचर्स हमारे संविधान के बिल्कुल नहीं बदलने चाहिए, चाहे आप पार्लियामेंट को जितनी मर्जी पावर दे दो। सरकार ने रिस्पांस में क्या कहा? सरकार ने रिस्पांस में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जो हमारी पावर है वो एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है। उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर सोशो इकोनॉमिक ऑब्लिगेशंस है, गरीबों में खाना बांटना, गरीब किसानों में जमीन बांटना, ये हमारी ऑब्लिगेशन है। तो इसके चलते हम फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट करते भी है तो हमें करने देना चाहिए, हमें करने देना चाहिए, ये उन्होंने सीधा सीधा कह दिया। इफ द power to amend the constitution is restricted, then those laws that are made to make these socio-economic obligations come true, they will be violated। तो कल को अगर आप ज्यादा लोगों से, जो जिनके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा इनकम है, अगर उनसे वो इनकम लेके गरीब लोगों में देते हो तो वो फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो जाएगी, जबकि हमारी जिम्मेदारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के हिसाब से यही होनी चाहिए। और इसीलिए ताकि बार बार ऐसे केसेस ना आए, हमने संविधान में ही चेंज कर दिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर दिया और आर्टिकल 31C डाल दिया। कह रहे हैं कि हम बड़े जो है सजग हैं, हम कमिटेड है टुवर्ड्स द सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, तो उसमें अगर फंडामेंटल राइट भी वायलेट होता है एक आधा, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या कहती है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 7:6 मेजॉरिटी से जजमेंट दी, ये ध्यान रखना है। 7:6 मतलब काफी थिन मेजॉरिटी है, लेकिन फिर भी इसे बात को आपको समझना है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जो कि मैं बात क्लियर कर दूं, कि केशव नंदा भारती जी का जो केस है, उसके केस में क्या चीज हम देखते हैं, उसके केस में हम देखते हैं कि 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, जिसने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर डाला था, वो सही माना गया। और केशव नंदा भारती जी की जो जमीन अक्वायर की थी सरकार ने, उस स्टेप को भी सही माना गया। तो अल्टीमेटली आप ये कह सकते हो कि जिस इंटेंशन से केस फाइल किया गया था कि जमीन वापस मिल जाए मठ को, वो जमीन वापस नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने कहा कि वो जमीन जो है लीगल तरीके से अक्वायर की गई है। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट या ज्यादा बड़ा क्वेश्चन यहां पे यह बन जाता था कि संविधान को बदलने की पावर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर किस एक्सटेंट तक जा सकती है। इस क्वेश्चन के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट जो है आउटकम निकल के आता है केशव नंदा भारती केस का। तो सबसे पहली चीज इसने केशव नंदा भारती केस ने की, इसने गोलकनाथ को की जजमेंट को रिवर्स कर दिया, कंप्लीटली रिवर्स कर दिया, यह कहते हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, दैट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स कि अगर आर्टिकल 13 के अंदर हमने कानून की डेफिनेशन दी है
और अगर वो कानून फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने की पावर आपके पास होती है, वो लॉ की डेफिनेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आता है। ठीक है, तो इसने दोबारा पार्लियामेंट के पाले में जो है गेंद फेंक दी है। उन्होंने कहा पार्लियामेंट आप फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं हमें नजर आ रही जो संविधान बनाने वालों ने इंप्लाई की हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि दैट इज नॉट योर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। दैट मीन्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। पार्लियामेंट आप अमेंड कर सकते हो संविधान, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई, ना संविधान बनाने वालों ने ना संविधान को अमेंड करने वालों ने। सो देयर इज नो एक्सप्रेस लिमिटेशन टू द पावर ऑफ द अमेंडमेंट। दैट मीन्स फाइनल स्टेज स्टांस क्या है आज तक भी जो चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ एज पर आर्टिकल 13। ये आपने याद रखना है, इस चीज को रट लो, चाहे एग्जाम के अंदर भी बहुत काम आएगी। और तीसरा इसने ये कहा कि कोई भी चीज, चाहे वो आर्टिकल 13 हो, चाहे वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारे पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की पावर को रोक नहीं रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर को रोक नहीं रही है। सो पावर टू अमेंड इज वाइड एंड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अमेंड करोगे, ये याद रखना है। अनलिमिटेड का मतलब है कि आप अगर ऐड करना चाहते हो कोई आर्टिकल तो ऐड कर सकते हो, अगर आप किसी आर्टिकल को रिपील करना चाहते हो, पूरी तरह हटाना चाहते हो तो भी हटा सकते हो, अगर आप किसी आर्टिकल को बदलना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो ये होता है अनलिमिटेड का मतलब, नॉट अनलिमिटेड इन स्कोप बट अनलिमिटेड इन द टाइप्स ऑफ थिंग्स इट कैन डू टू द आर्टिकल्स। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल डॉक्यूमेंट। यहां पे सुप्रीम कोर्ट कहता है अपनी स्टेटमेंट, जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, कि हमारे संविधान की कॉन्शियंस क्या है। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कॉन्शियंस, आत्मा, अंतर आत्मा या अंदर की आवाज जो है हमारे संविधान की, वो है पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉन्शियंस को दिखाते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अंतरात्मा और उसके मॉरल कंपस को दिखाते हैं। अब बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है तो किस हद तक हो सकता है? अगर आप अनलिमिटेड पावर देना चाहते हो, नहीं। आप कह रहे हो, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम आज से बताते हैं कि देयर इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। The Parliament has the power to amend any provision of the Constitution, but it should not interfere with the features that will make the Constitution spiritless. बेसिक स्ट्रक्चर, एक बेसिक ढांचा संविधान का अगर बदल जाए, हिल जाए, तो वो अमेंडमेंट को हम अलाउ नहीं कर सकते। There the limit lies in the Constitution's amending power. It does not lie if it is against fundamental rights. Fundamental rights is not sacrosanct. उसको बदला जा सकता है, लेकिन अगर बेसिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया गया संविधान का, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इसी वजह से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद है हमको, हमने डिस्कस किया था। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या बोला गया था कि प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा अमेंडिंग पावर को, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है। ये बात बोली गई थी, दैट वाज हेल्ड टू बी वैलिड, कर सकता है। 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के भी जो पहले प्रावधान थे वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, यानी कि आर्टिकल 31C को आपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया, वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जो ये लाइन आपने लिखी है ना, ये लाइन हमें पसंद नहीं आ रही, हमें मतलब सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने कहा कि ये लाइन जो लिखी है, नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन that is for giving effect to such policy, DPSP, shall be called into question in any court on the ground that it does not give effect to such policy. कहने का मतलब कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने कोई कानून पास कर दिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए, तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ऐसा कह ही नहीं सकते। इट कैन एनी टाइम बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यहां से जो है जुडिशरी ने अपनी तरफ जो है पावर का सेंटर खींच लिया। चाहे इस वक्त तक भी जुडिशरी की अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव के थ्रू होती थी। कोलिजियम सिस्टम वाली हमारी फ्यू मिनट सीरीज को ध्यान में रखें, मैंने वहां पे कोलिजियम सिस्टम के बारे में बताया था। तो अभी इस जमाने में जो है एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते थे कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन बनेंगे, और मैं इस जजमेंट का आफ्टरमाथ भी आपको बताऊंगा। तो ये जो यहां पे जो है इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू अ पॉलिसी वाला जो क्लॉज है, उसको इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिया। व्हाई? बिकॉज हमेशा चैलेंज अवेलेबल होना चाहिए। जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। It can never be taken away by the parliamentary law. और 9th शेड्यूल के बारे में इसने क्या बोला?
9th शेड्यूल के बारे में इसने बोला कि लॉज एनेक्टेड टू गिव इफेक्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज can be challenged in the court of law if they abrogate or if they are against the basic elements of the constitution structure और basic structure। अब सवाल ये आता है कि इन्होंने बता तो दिया कि basic structure होना चाहिए constitution का जिसको बदला ना जाए, लेकिन उस basic structure को define कौन करेगा? What is the basic structure of the constitution? Is it written in the constitution? No. Is it written in any law? No. But who will tell you? Supreme Court will tell you. So they took this responsibility that we will illustrate what is basic structure, but we cannot exactly define what is the basic structure. So as per different judges, they gave their different list of what is considered as the basic structure of the constitution. And जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई चैलेंज जाएगा, कोई फंडामेंटल राइट्स की या कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को चेंज करने की बात आएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चेंज करने की बात आएगी, तो हम हमेशा उसे बेसिक स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है ये सुप्रीम कोर्ट उस केस को देखने के बाद खुद बताएगा। लेकिन ओवर द इयर्स 20-30 थिंग्स हैव बीन सेड टू बी बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट दे आर पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हर एक याद करने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया, रफ आइडिया ले लो। तो यहां पे जस्टिस सिकरी जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका कहना था कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सेंटर स्टेट्स का रिलेशन है, दीज आर ऑल योर बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अलग अलग जजेस ने यहां पे अलग अलग चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बताया। जस्टिस शेलाट और ग्रोवर जी ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी the mandate to build a welfare state contained in directive principle. That does not mean you cannot change directive principle. इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन जो उसका मैंडेट है, जो वो कहता है करने को, अगर उसको आप रिवर्स कर दो तो शायद उसे चैलेंज किया जा सके। सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, तो इनके अलग अलग सजेशंस थे कि इस चीज को आप बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड कर लीजिए। बट ओवरऑल देयर आर सम थिंग्स दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज सेइंग, ये तो अलग अलग जज की अलग अलग लिस्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट की फाइनल लिस्ट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इयर्स सेवरल जजमेंट्स हैव टोल्ड अस कि कुछ चीजें बेसिक स्ट्रक्चर होती हैं। फॉर एग्जांपल, फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बोमाई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कई सारी जजमेंट्स ने बोला था, इंक्लूडिंग जो आजकल न्यूज में है NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन वाली जो जजमेंट थी, जिसने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वायलेट किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था। तो अब इसी बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रीन को सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द इयर्स अपनी पावर्स एक्सपैंड की, इतनी कि 1998 में उन्होंने सेल्फ अपॉइंटिंग कॉलेजियम तक अपॉइंट कर दिया। तो आप ये समझे कि ये जो बैलेंस ऑफ पावर है, शिफ्ट जो टिल्ट हुआ है जुडिशरी की तरफ, ये इसी जजमेंट की वजह से हुआ है, क्योंकि जुडिशरी ने अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली कि मैं समझूंगा और मैं समझाऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। अगर आप हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के थ्रू 5 महीने के अंदर अंदर स्टैटिक और करंट अफेयर्स सभी टॉपिक्स को कवर करना चाहते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड वे में शेड्यूल्ड तरीके से करना चाहते हैं, और आपके पास कम समय है अपने डेली रूटीन में देने के लिए, खास तौर पे उन लोगों के लिए ये हमारा क्रैश कोर्स है जो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करेगा, और उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि लाइव मिस हो गई तो रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी, आपको 1199 में ये सभी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और हमें ज़रूर संपर्क करें, हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें फॉर एनरोलिंग इन आवर कोर्स। तो अगले सेशन तक के लिए धन्यवाद, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।